नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें शामिल किए गए हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेशन की। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कर लीजिए बेल आइकन प्रेस, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो सके। साथियों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार होते थे? बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह। साथियों, वेस्टमार्क जो महोदय थे, इनका मानना था कि जो प्रारंभिक परिवार होते थे हमारे, वो बहुविवाह या बहुपत्नी विवाह नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक ही विवाह करने की परंपरा हमारे भारतीय परंपरा रही है। साथियों, तो ये है इनके अनुसार प्रारंभिक जो परिवार थे एक विवाह के हुआ करते थे, एक ही विवाह किया जाता था मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, खान अधिनियम 1952 के अनुसार किसी भी उद्योग में किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करवाना निषेध है? आप सभी साथियों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये प्रश्न यहाँ से याद रखना है कि खान अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपका जवाब होगा 1952, क्योंकि ये कानूनों की अधिनियमों की सन प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं और 2 या 3 और भी ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछे गए। तो आपको ध्यान रखना है खान अधिनियम 1952 में आया था। और इसके अनुसार किसी भी उद्योग में हम जब बच्चे को निषेध है काम करने से, तो 14, 15, 18, 21। आप सभी साथी जानते हैं बाल श्रम के लिए न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है अनुच्छेद 24 के तहत, आर्टिकल जो 24 था हमारा, उसके तहत 14 वर्ष रखी गई थी। उससे कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर खान अधिनियम 1952 है, तो इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु के बालकों को काम करवाना निषिद्ध माना गया था। और इसी के साथ खान अधिनियम के साथ साथ एक और ध्यान रखिएगा मित्रों, राष्ट्रमंडल कन्वेंशन ये भी 18 वर्ष की आयु को ही मानता था। पिछले वीडियो में हमने जाना था किसके बारे में? कारखाना अधिनियम 1948 के तहत। और कारखाना अधिनियम 1948 के जो मानते थे वो किस प्रकार की मानते थे? वो 15 वर्ष की आयु को मानते थे। आप सभी साथी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किल्ट लुंग पेंसु किस राज्य से संबंधित वस्त्र? सत्य, किल्ट और लुंग पेंसु जो वस्त्र है किससे संबंधित है? केरल, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किल्ट और लुंग पेंसु जो वस्त्र है नागालैंड से संबंधित है। किल्ट एक प्रकार का काले रंग का वस्त्र होता है और लुंग पेंसु पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला गहरे नीले रंग का वस्त्र होता है मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न है विटी कल्चर संबंधित है। साथियों, इन कल्चरों से संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 प्रकार के कल्चर इस प्रकार के संबंधित होंगे, जिनको आपको इस शब्दों को याद कर लेना है कि वो किस प्रकार की खेती से संबंधित है। तो विटीकल्चर पूछा गया है यहाँ पर साथियों। विटीकल्चर जो है हमारी सब्जियों की खेती, अंगूर की खेती, पुष्पों की खेती, जलीय जीवों जलीय पौधों की खेती। तो आप सभी साथी जानते हैं विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। साथियों, अगर आपसे सब्जियों की खेती पूछ ली जाए तो सब्जियों की जो खेती है वो किससे संबंधित है? ओलेरिकल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है सब्जियों की खेती? ओलेरिकल्चर। और पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर से संबंधित है। और जलीय पौधों या जलीय जीवों की जो खेती है वो एक्वाकल्चर से संबंधित है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 20वीं पशुगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2012 की पशु संख्या से कितने प्रतिशत की कमी रही है? साथियों, हर 5 साल में पशु जनगणना की जाती है। पिछली बार 2012 में हुई थी, 2017 में हुई थी, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो 2019 में आई थी। और उसके अनुसार जो हमारे पशु संख्या है राजस्थान में वो कमी हुई है। लेकिन वो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 1.66%, 2.66%, 1.46%, 3.08%। तो साथियों, राजस्थान में पहले की जो पशुगणना हुई थी उसकी अब की तुलना में 1.66% अब कमी हुई है साथियों, पहले की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है मित्रों, 1.66%। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग भी कहते हैं। पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। राज्य में पर्यटन वाक्य है पधारो म्हारे देश। सभी कूट सही जो कूट है आपको चुनना है 1 तथा 2, 1, 2 तथा 3, 1 तथा 3, सभी चारों। तो आप सभी साथियों को बता देता हूँ साथियों, जो राजस्थान में जो पर्यटन था उस पर्यटन को उद्योग को जो दर्जा हमारे भारत में दिया गया था वो किसकी समिति पर दिया गया, सिफारिश पर दिया गया था?
मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था और ये साथियों 1989 में दिया गया था। आप सभी साथी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1989 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया साथियों। और इस पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग कहते हैं, अर्थात धुआं रहित उद्योग कहते हैं। बिल्कुल साथियों, जन उद्योग का दर्जा दिया गया और राजस्थान पर्यटन राज्य पधारो हमारा देश। आप सभी साथी ध्यान रखें, पहले शुरुआत में पधारो हमारा देश था, उसके बाद थोड़े दिनों के लिए रहा था जाने क्या दिख जाए, अब लेकिन वापस से कांग्रेस सरकार ने पधारो हमारे देश कर दिया। आप सभी साथी ध्यान रखें, वर्तमान जो हमारा पर्यटन वाक्य है वो पधारो हमारे देश है। तो हमारे 4 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ट्यूपिक है। ट्यूपिक क्या है? टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घर, एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू, किर्गिज जाति की घासनुमा आवास, भील जाति के बांस व खपरेल से बने आवास। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 ट्यूपिक और इग्लू। आपको पता है साथियों, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जाति द्वारा बनाए गए वो थे आवास, लेकिन ट्यूपिक क्या था? एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू होते थे जो कि ग्रीष्मकालीन आवास होते थे मित्रों, और शीतकालीन आवास को इग्लू कहते थे। आप सभी साथियों ने पिछले वीडियो में जाना होगा इन सभी के बारे में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट और हल करवाए जा चुके हैं, आप उन सभी 15 प्रैक्टिस सेटों को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें शामिल किए गए हैं मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। तो साथियों हमारे राजस्थान का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 15, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है साथियों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। ब्यावर, बीकानेर, पाली, जोधपुर। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो स्थित है मित्रों बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, देश का पहला ट्रांसपोर्ट हब किस जिले में प्रस्तावित है? भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, पाली। साथियों देश का जो पहला ट्रांसपोर्ट हब है वो राजसमंद जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनरेगा, इसे मनरेगा बोलते हैं, नरेगा भी देखने को मिल सकता है साथियों आपको, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत किन कार्यों को किया जा सकता है? जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, सूखा निवारण, वन रोपण व वृक्षारोपण, मध्यम व लघु सिंचाई नहरों का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगर आप गाँव में रहते होंगे तो मनरेगा के जो कार्य चलते हैं, नरेगा के कार्य, उनमें आप सभी को पता होगा कि किस तरह के कार्य करवाए जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। साथियों यहाँ पर द्वितीय हरित क्रांति पूछी गई है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि प्रथम हरित क्रांति का संबंध किससे था, ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तकनीक किससे संबंध? एक तकनीक है जो हमारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सीसी ही वो एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। साथियों जो सीसी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें बालक का निरंतर मूल्यांकन होता है, तो यह एक प्रकार का निदानात्मक मूल्यांकन है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि निदानात्मक मूल्यांकन में हम बालक की निरंतर रूप से कमियों को जानने का प्रयास करते रहते हैं साथियों, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, विधानसभा में पेश किया जा सकता है, उपयुक्त दोनों में पेश किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों हमारा जो धन विधेयक है वो विधानसभा में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है मित्रों, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? जो हमारा ग्रामीण स्वशासन है उसकी अनुशंसा कौन सी समिति पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, आर दिवाकर समिति, अशोक मेहता समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता, वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक जो रचना थी वो महात्मा गांधी की थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, जैसलमेर में निम्न में से कौन से मंदिर जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित है? शांतिनाथ एवं कुंथुनाथ का मंदिर,
शांतिनाथ एवं संभवनाथ का मंदिर, संभवनाथ एवं कुंथुनाथ का मंदिर, इनमें से कोई नहीं। साथियों जैसलमेर में शांतिनाथ एवं कुंथुनाथ का जो मंदिर है वो जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, तेजाजी का मृत्यु स्थल सुरसरा ग्राम वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अजमेर, नागौर, पाली, बारा। साथियों तेजाजी का जन्म जो स्थल है वो तो परबतसर नागौर में है, लेकिन मृत्यु स्थल कहाँ हुई थी? सुरसरा में, और यह अजमेर में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वह सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है? निहाल टावर की घड़ी, घंटाघर की घड़ी, सूरज पोल की घड़ी, चांद पोल की घड़ी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निहाल टावर की घड़ी भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वह सबसे बड़ी घड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, फोलरी पहना जाता है नाक में, हाथ की अंगुली में, कमर में, पैर की अंगुली में। साथियों ये आभूषण से संबंधित प्रश्न है और फोलरी जो पहना जाता है वो पैर की अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दाने दाने सारू तरसनों का अर्थ है? गरीब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, गरीबी में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, अन्न का कष्ट, अत्यंत विपन्नावस्था में रहना, उपयुक्त से कोई नहीं। सत्य दाने दाने सारू तरसना अर्थात अत्यंत विपन्न अवस्था में, अत्यंत खतरनाक गरीबी स्थिति में रहना बालक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, अत्यंत विपन्न अवस्था। साथियों बहुत बड़ा संकटपूर्ण अवस्था। अगला प्रश्न है साथियों, ऊंट की चोरी निहरे निहुरे का अर्थ है? ऊंट की चोरी निहरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो आप सभी साथियों को समझ में आएगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि साथियों ऊंट की चोरी आप धीरे धीरे छुपके नहीं कर सकते, क्योंकि ऊंट को आपको जेब में रख के थोड़ी ले जा सकते हो। अगर आप ऊंट की चोरी करके लेके जाओगे तो लगभग किसी न किसी को पता लग ही जाना है। तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उसका पता लग ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है? ऑप्शन 1 टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 2 हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर 3 हैजा, ऑप्शन नंबर 4 डेंगू। साथियों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डेंगू। जल जनित रोग नहीं है पूछा गया है डेंगू। और साथियों डेंगू आपको पता है मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड क्या होता है, हैजा क्या होता है, हम इनके बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिए मित्रों। हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो एक प्रकार के विषाणु जनित रोग होता है और इसमें लीवर अर्थात यकृत का संक्रमण होता है। साथियों लीवर में संक्रमण होता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? सेब, आम, आंवला, दूध। साथियों विटामिन सी जो है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला से। किससे होता है साथियों? आंवला से विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? साथियों जैव पूछा है यहाँ पर, कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो साथियों जैव निम्नकरणीय जो है वो है कागज। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान होना चाहिए। प्रकृति में बालक के सामने क्या हो रही है, विभिन्न समस्याएं, उनका रुझान उसके प्रति कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, निराशावादी होना चाहिए, या फिर विमुखी होना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों प्रकृति में जो बालक के सामने जो समस्याएं आती है उसके प्रति बालक को संवेदनशील होना है, निराशावादी नहीं होना है और उससे दूर नहीं भागना है, जबकि उसके प्रति हमें क्या होना है? संवेदनशील होना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, फ्लैनल पट्ट बना होता है? प्लाईवुड, मेसोनाइट बोर्ड, लकड़ी, उपयोग से भी। साथियों जो फ्लैनल पट्ट होता है वो इन सभी चीज़ों से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर को कहा जाता है? विद्युत मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, इंटरनेट, गतिशील चालक। साथियों जो कंप्यूटर होता है उसको विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है? विभिन्न सामाजिक विषयों का एकीकृत अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन, मानव जीवन का अध्ययन, उपयुक्त सभी। साथियों सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है इसमें विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक विषय है उन सभी को एकीकृत अध्ययन करवाया जाता है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? साथियों पर श्रव्य दृश्य सामग्री की बात की गई है, उसका उपयोग किस आधार पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो आपको देखना है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण,
कम समय में अधिक ज्ञान, शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। साथियों इसमें आपको कई सारे ऑप्शन ऐसा लग रहा होगा कि सभी सही है, लेकिन आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट अधिक उपयुक्त आंसर चुनना है। तो साथियों ज्ञानेंद्रियों की संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार होता है। इसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है वो पूर्ण रूप से एक्टिव होती है, इससे हमारी जो लर्निंग होती है वो स्थायी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है साथियों, अधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारे आज के प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे और साथी भी हमारी इन कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।